हमारे ना आईडी कार्ड थे, ना जॉब्स थी, ना हमारे लिए कोई स्टेपन्स था, ना गवर्नमेंट फंडिंग थी, ना कोई सपोर्ट थी, ना शेल्टर होम था, ना हमारे लिए कोई इस तरह के पैकेजेस बनाए गए थे जिस कम्युनिटी में हम रहते थे 10 साल रोडों पर भीख मांग। अगर मैं अपने माजी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अप्स एंड डाउन्स होंगे, अच्छे बुरे हालात आएंगे, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है और अपनी कम्युनिटी की और लोगों की सपोर्ट के लिए खड़ा होना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ स्क्रीन पे जो शख्सियत बैठी हुई हैं वो है निशा राव। हम अक्सर इस माशरे में एक तबके के बारे में बहुत सी गुफ्तगू सुनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसजेंडर की, और उस तबके को निगलेक्ट कर दिया गया है। सोसाइटी के दीगर कामों से हटके उसको बिल्कुल अलग परखा जाता है, जांचा जाता है और अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त बैठी है, ये पाकिस्तान की सबसे पहली वकील बनी है और ये सुनने वाले को ताज्जुब होता है कि ट्रांस जिसका एक तवील सफर था और फिर वो एक कामयाब वकील बनती है, आज उसे न सिर्फ जाना जाता है बल्कि लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करते हैं। और ये पूरा एक सफर है। यकीनी तौर पर आपने अपनी जिंदगी में ट्रांस को सिग्नल्स में देखा है, बहुत सारी पार्टीज में देखा है, बहुत तरह अलग जगह देखा है, और आप जाहिर है दीगर अलकबात से भी नवाजते हैं उनके नाम से हटके। लेकिन आज एक आपको ऐसी स्टोरी सुनाते हैं यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, जो शायद जिंदगी में कहीं दब जाते हैं, अपना काम नहीं करना चाह रहे होते, डीमोटिवेट हो जाते हैं, या उनके अंदर कोई एनर्जी वापस नहीं बचती। कि किस तरह से निशा राव ने अपना करियर का आगाज किया, खुद अपने लिए पैसे जोड़े, किस तरह पढ़ाई की, किस तरह माशरे को फेस किया, और आज ये एक कामयाब शख्सियत है मेरे साथ रही। ट्रांस इस माशरे में वो मकाम नहीं है, उस तरह से लोग ट्रीट ही नहीं कर रहे, लोग मानना ही नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन फिर एक उस शख्सियत की एक कहानी, और ऐसी कहानी की मिसाल बन जाए। सफर का आगाज कैसे हुआ? देखें कि अगर मैं अपने माजी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर ख्वाजा सरा की कहानी बहुत दर्दनाक होती है। हर ख्वाजा सरा रोड से बिलबोर्ड तक या अपनी सक्सेस स्टोरी तक आता है। मेरी भी स्टोरी कुछ इसी तरह की है। हर ख्वाजा सरा को उसी माँ ने पैदा किया होता है जिसने आपको पैदा किया होता है, और जितनी भी मुश्किलात होती हैं एक नॉर्मल बच्चे से ख्वाजा सरा ज़्यादा वो फेस करते हैं। मैंने भी वो सब दुख, तकलीफ़ें और परेशानियाँ सब फेस की। अगर मैं अपने माजी की तरफ जाऊं तो मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूं। मेरा जो ताल्लुक़ है वो लाहौर से है। मैट्रिक मैंने घर से किया था, उसके बाद मैं मूव करके अपनी कम्युनिटी में आ गई, ख्वाजा सरा कम्युनिटी में। जब कम्युनिटी में आई तो यहाँ आकर मैंने देखा हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं। ख्वाजा सरा या तो नाच गाना की तरफ हैं या भीख मांगते हैं, बस। तो हमारे ना आईडी कार्ड थे, ना जॉब्स थी, ना हमारे लिए कोई स्टेपन्स था, ना गवर्नमेंट फंडिंग थी, ना कोई सपोर्ट थी, ना शेल्टर होम था, ना हमारे लिए कोई इस तरह के पैकेजेस बनाए गए थे जिस कम्युनिटी में हम रहते थे या कॉलोनियों में रहते थे, कच्ची आबादियों में। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। मेरे कम्युनिटी के लोग सारे बैगिंग करते थे। मैं बिल्डिंग में रहती थी वहाँ पर जो ख्वाजा सरा थे सब भीख मांगते थे। ख्वाजा सराओं में एजुकेशन दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी। उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम एजुकेशन की तरफ आएँ या हमें कोई इस तरह की चीज़ें समझ में आएँ ताकि हम अपना फ्यूचर प्लान्स कर सकें। ऐसा कुछ नहीं था, बस भीख मांगना, सारा दिन भीख मांगना, रात को सो जाना। तो ये बहुत अजीब सा मुझे फील हुआ। लेकिन मैं क्या करती, मैं घर छोड़ के आ गई थी, कम्युनिटी में रह रही थी, तो मुझे भीख ही मांगना पड़ी। मैंने तवील अरसा 10 साल, ये कहना बहुत आसान होता है कि एक इंसान जो घर छोड़ के रोडों पर 10 साल भीख मांगे, ये बहुत आसान अल्फाज हैं जो मैं अभी अदा कर रही हूँ। तो मैं बोल लेती हूँ कि मैंने 10 साल रोडों पर भीख मांगी, लेकिन उस टाइम ये खुदा को पता और या मुझे पता है कि मैंने किस तरह का टाइम स्पेंड किया। एक एक रुपया लोगों के आगे हाथ फैलाना है अपनी तालीम के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। तो वो मैंने 10 साल इस तरह किए। जब 2-3 साल मुझे भीख मांगते हुए गुजर गए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी तालीम हासिल कर लूँ। अल्लाह ने मुझे हाथ पाँव दिए, मुझे एक अच्छा जहन दिया है ताकि मैं पढ़ लूँ, कल को अपना फ्यूचर बना लूँ। मैंने ज़िंदगी में ये तो नहीं सोचा था कि मैं सारी ज़िंदगी भिखारियों वाली ज़िंदगी गुजारूंगी। तो इसी तरह मैं भीख मांगती थी, सुबह में शाम में मैं पढ़ने चली जाती थी। मैंने प्राइवेट इंटर किया, प्राइवेट फिर मैंने BA किया, फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। वही मेरा रूटीन वर्क था। सुबह में मैं जैसे निकलती हूँ भीख मांगती हूँ, शाम में पढ़ती हूँ, एग्ज़ाम देती हूँ। तो इस तरह मैंने अपनी लाइफ का आगाज़ किया। लेकिन इस दौरान मेरी कम्युनिटी के लोग बहुत सादा दिल थे, भोले थे, मुझे समझाते थे मैं अपना पैसा ज़ाया कर रही हूँ, मुझे सेविंग कर लेनी चाहिए, कल को मुझ पे बुढ़ापा आएगा तो ये पैसा मैं अपने बुढ़ापे में इस्तेमाल कर सकती हूँ।
लेकिन मैंने अपनी तालीम को फोकस रखा, एजुकेशन हासिल की। फिर मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज 2018 में LLB किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया सोसाइटी में, NGOs में, गवर्नमेंट्स में, और बहुत से मेरे ऐसे दोस्त थे जो एजुकेशन से रिलेटेड थे, वो सब मुझे सपोर्ट कर। निशा, जो वक्त चल रहा है, जिस तरह सारी फैमिलीज रहती हैं इस माशरे के अंदर, कब रियलाइज हुआ, कब घर वालों को बताया, वो रिएक्शन क्या था? घर वालों को तो बता ही नहीं पाई, आज तक जिंदगी में नहीं बताया। माँ बाप अपनी औलाद को अच्छे तरीके से समझते हैं, और माँ बाप तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी नेमत होती हैं एक हर इंसान के लिए, ख्वाजा सरा के लिए तो बहुत ही बड़ी नेमत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ऐसा नहीं होता। हम अपने पेरेंट्स से, बहन भाइयों से बहुत दूर रहते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। माँ बाप को हम क्या बताएं कि हमारे अंदर ये खामियां हैं या हम ऐसे हैं, माँ बाप को खुद ही पता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि माँ बाप को ख्वाजा सरा जो बच्चा होता है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि अगर माँ बाप उस बच्चे पर तवज्जो देंगे तो वो आज रोडों पर इस तरह परेशान हाल नहीं घूमेगा, और ना वो अपना फ्यूचर इस तरह दूसरे लोगों के हाथों में देगा। बहुत सी निशा राव हैं जो सिग्नल्स पर बैगिंग कर रही हैं, मार्केट्स में घूम रही हैं, बुरे हाल हैं, उनके फ्यूचर सिक्योर नहीं है, वो पढ़ना चाहती हैं, फ्यूचर में आगे आना चाहती है, लेकिन नहीं। मैं समझती हूँ कि माँ बाप सबसे बड़ी वो सीढ़ी हैं। अगर माँ बाप अपनी औलाद को अच्छे तरीके से रखें, उस सीढ़ी पर चढ़ने की इजाज़त दे, तो मैं समझती हूँ कि ख्वाजा सरा रोडों पर परेशान ना हो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल दुरुस्त कहना है आपका कि एक अहम रोल प्ले करते हैं माँ बाप। घर की तरफ से कुछ प्रेशर मिला, घर की तरफ छोड़ने की वजह क्या थी? निशा राव का अपना दिल किया कि मुझे बाहर निकलना है, या घर का कुछ माहौल ऐसा बना कि बाहर निकलना पड़ा? नहीं, मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। आज भी अगर मैं उनको मिलती हूँ तो उनके चेहरे पे बहुत से सवाल मुझे नज़र आ रहे होते हैं, और मेरे चेहरे पे बहुत से जवाब है जो मैं अपनी ज़बान से अदा नहीं करती। पेरेंट्स या बहन भाइयों का रवैया तो मेरे साथ अभी तक बहुत अच्छा है, शुरू से लेके आज तक। जो मैंने घर छोड़ा था वो मैंने खुद छोड़ दिया था, लेकिन हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा 90% समझो कि ऐसा होता है कि इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाते हैं, हम लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। सोसाइटी में हमारे साथ कुछ इस तरह का रोल प्ले किया जाता है जिसकी वजह से हम घर छोड़ के ऐसे रोडों पर दर-बदर होते हैं। लाहौर में आपकी रिहाइश थी, जब घर छोड़ा उस वक्त से कराची आ गई थी, या कुछ ऐसा लाहौर में रिहाइश रही, फिर पढ़ाई के लिए यहाँ पे आई? देखें कि मैं जब घर छोड़ के कराची आई तो मेरे मन में ये नहीं था कि मैं कराची की ही होकर रह जाऊंगी, मैं 15 साल कराची में ही गुजारूंगी, ऐसा नहीं था। मैंने किताबों में समंदर, मिनोड़ा, सीवीओ, क्लिफ्टन, इस तरह की चीज़ें पढ़ती थी, तो बस दिल में एक ख्वाहिश लेकर आई थी अपनी दूसरी ख्वाजा सरा बहनों के साथ कि मैं कराची कुछ टाइम अपना वक्त गुजारूंगी, उसके बाद मैं वापस लाहौर आ जाऊँगी। आपको पढ़ने का इश्तियाक भी था और आपने पढ़ा, पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एक जर्नी है निशा राव की। वकील बनने का क्या सोच लिया, मतलब क्यों नहीं कोई और पढ़ाई, वकालत ही क्यों? वकालत के लिए शुरू में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ब्रेन सर्जन बनूंगी। मेरे अब्बा का भी एक ये ड्रीम था कि मैं ब्रेन सर्जन बनूं, क्योंकि मेरी बहन भी डॉक्टर है। तो वकालत की तरफ जब मैं अपनी कम्युनिटी में आई थी तो मैं भीख मांगती थी। पुलिस वालों का हमारे साथ रवैया अच्छा नहीं था, और हम जहाँ कच्ची आबादियों में रहते थे वहाँ पर कुछ मंशियात फरोश जो लड़के होते थे वो हमें तंग करते थे, आए दिन हरासमेंट किया जाता था। हम पुलिस स्टेशंस में जाके एप्लीकेशंस देते थे। जब मैं पुलिस स्टेशंस में जाके एप्लीकेशन लिखती थी तो मुझे कानून के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ इस तरह की डिग्री हासिल करूं कि मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन सकूं, अपने आप को सपोर्ट कर सकूं, और कुछ इस तरह का कर सकूं ताकि मैं और मेरी कम्युनिटी की लाइफ जो है वो सेफ हो सके। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं लॉ की तरफ जाती हूँ, और जो मेरी ज़िंदगी है वो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए सेक्रीफाइस करती हूँ, क्यों हमारा फ्यूचर, हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ हमारी कम्युनिटी होती है। तो मैंने ये सोच के लॉ की तरफ आई। बिल्कुल ठीक है। निशा, अब ये बताएं कि अब वर्क प्लेस के ऊपर लोग तो कहते हैं, काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि थ्रेड भी मिलते हैं, हरेस भी किया जाता है। वकील होने के नाते मुझे तो नहीं लगता आपको हरेस करते होंगे, खौफ थोड़ा तो खाते ही होंगे। देखें, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते हैं, तो मैं कैमरे के सामने इस तरह तो नहीं कह सकती। हाँ, अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो वहाँ पर आपके दुश्मन भी ज़रूर होते हैं, लेकिन हमेशा आप अपने दुश्मनों को इग्नोर करके आगे निकलोगे तो आप ज़रूर लाइफ में कामयाब हो जाओगे। लोग ट्रस्ट कैसे करते हैं? जिस तरह हमारे कुली की पूछ रहा था कि वो कहते नहीं थे कि यार हम किसी बंदे को केस देंगे, किसी खातून को देंगे। पहली बार ट्रांस देखा लोगों ने, किस तरह से वो जर्नी शुरू हुई, किस तरह केसेस मिलना शुरू हुए, और अब लोग कितना ट्रस्ट कर लेते हैं? देखिए, जब मैं कराची बार से जब मुझे लाइसेंस हुआ तो मैं सिटी कोर्ट पहली दफ़ा गई तो बहुत घबरा गई थी। इतने हज़ारों की तादाद में मुझे लग रहा था कि मर्द
लॉयर्स हैं और मैं एक ख्वाजा सरा हूँ, तो मैं किस तरह इनमें अपने आप को मनवाऊँगी या अपनी कम्युनिटी को किस तरह मनवाऊँगी या एक अच्छी वकील कैसे साबित होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्ट्रगल की और मैं ये समझती थी, जब मैंने डिग्री ली थी, लाइसेंस लिया था, तो मैंने समझा था मैं सिर्फ ख्वाजा सराओं के केसेस देखूंगी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे मायूस नहीं होने दिया। मीडिया के दोस्तों ने, लॉयर्स ने, मेरे NGO सेक्टर्स के दोस्त ने, मेरी ट्रांस कम्युनिटी ने, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया केसेस में। मसलन मेरी काबिलियत को देखा, मेरी स्ट्रगल को देखा। सबसे पहले तो लोग ये चीज़ देखते हैं कि एक इंसान जो इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है वो दूसरों के लिए ज़रूर इंसाफ की बात करेगा। हमेशा वही इंसान दूसरों के काम आ सकता है जो खुद उन तकलीफ़ों से, उन परेशानियों से गुजरता है। तो लोगों ने मुझे कभी मायूस नहीं होने दिया और मैंने भी कभी लोगों की जो उम्मीदें होती हैं उन पर मैं पूरा उतरी हूँ और आज मैं वकील हूँ और लोग मुझे केसेस देते हैं। मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों के फ्रेंड्स या मेरे NGO सेक्टर्स, मीडिया, मुझे नहीं लगा कि मैं कभी, मुझे ये फील करवाया गया कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। मुझे ये इस बात से लिंक करके बता दें, कब तक कोई जितने केसेस सॉल्व किए कौन होना केस सामने आया जिसको देख के आपको या तो बिल्कुल ही मजाका खेज बात लगी हो या आपको लगा हो कि यार मैं भी इस चीज में फंस गया हूँ? कोई ऐसा केस अब तक गुजरा? नहीं, फ्रेंड सर्कल्स और जिनके साथ मैं काम करती हूँ वो सारे लॉयर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो आप देखते हो तो बहुत परेशान हो जाते हो, इस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं, लेकिन आपके लोग जो हैं, आपके दोस्त, वो आपको सपोर्ट करते हैं। रिसेंटली मैं एक वाकया बताऊंगी। कोविड के दरमियान, जब कोविड स्टार्ट था, उस टाइम मेरी एक ट्रांसजेंडर्स मेरे घर पे आई थी, तो उस टाइम मैं ईदी के पैसे सबको बांट रही थी, तो मैंने उनको भी 2000 रुपया दिया और वो ऑटो में गई और उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। तो जब उनकी डेड बॉडी के दौरान मैं MLO के पास उनका पोस्टमार्टम के लिए जिना हॉस्पिटल में थी, तो उस टाइम मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे और मैं रो रही थी। तो उस टाइम मेरे जो लॉयर्स दोस्त थे उन्होंने कहा कि तुम, ये स्ट्रगल पीरियड है, तुम्हें इनके साथ बहादुरी के साथ काम करना चाहिए, ये लाइफ की शुरुआत है। तो उस टाइम से मुझे ये नसीहत हो गई थी कि अप्स एंड डाउन्स होंगे, अच्छे बुरे हालात आएंगे, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है और अपनी कम्युनिटी की और लोगों की सपोर्ट के लिए खड़ा होना है। तो उस टाइम से अभी तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं ये काम नहीं कर सकती। और रिसेंटली अभी मैंने MPhil किया है और इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर भी चाहती हूँ कि मैं बार इत्तला के लिए UK जाऊँ और मैं हिस्ट्री में पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ कि दुनिया की पहली ख्वाजा सरा बैरिस्टर बनूँ इंशाल्लाह। मुझे सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा निशा, कि अभी रिसेंटली असेंबली की बात करें या अपर हाउस की बात करें, पार्लियामान से कोई बिल पास होता है कि आप जबरन इस चीज़ को तब्दील नहीं कर सकते। फिर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डॉक्टर सारा गिल भी थी, फिर कामी भी थे, आप भी मौजूद थे स्टेज पे, तो वहाँ भी कई बातें हुई। क्या बना उस पूरे प्रोसेस का, अब तक क्या हल निकला है और क्या लगता है आपको इन फ्यूचर होने क्या जा रहा है? क्या वो एक्चुअली चीज़ें जिनके राइट्स के लिए आप बात कर रहे हैं, जिन चीजों पे आपका फोकस है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि जो चीज पास हुई वही गलत है, वो अल्फाज गलत है, या क्या हो सकता है उसमें? देखें, बीइंग अ लॉयर, मैं शरीयत कोर्ट का जो वर्डिक्स आया उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर कहीं पर कुछ जो हमारे लॉज हैं उनमें कुछ इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए या कुछ चेंजिंग्स करानी चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि एज अ लॉयर मैं उनमें सपोर्ट करूँ। और मैं समझती हूँ कि ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है उनके राइट्स पर काम किया जाए, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो दिए जाएँ। और बीइंग अ लॉयर मैं ये भी समझती हूँ कि जो NGOs या सेनेट्स में या जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं इस पर काम करना चाहते हैं, तो वो अच्छे तरीके से काम करें ताकि ख्वाजा सराओं की जो मसलन के हकूक़ हैं उनको मैं समझती हूँ कि पामाल ना किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, निशा राव पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील हमारे साथ मौजूद थी। आपने ज़ाहिर है उनके मुंह से उनकी जर्नी खुद ही सुन ली है कि किस तरह की स्ट्रगल थी, क्या शौक था, क्या चाहती थी और अब तक वो काम ये करना चाहती हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। जो दीगर काम है वो भी कर रही हैं, चाहे वो फलाह बहबूद के लिए हो, किसी को सपोर्ट करने के लिए हो, रमज़ान के दौरान इफ्तार करवाना हो, राशन की तकसीम का काम हो, लोगों के मसाइल को सुनना हो। और न सिर्फ निशा राव बल्कि अब इस कम्युनिटी से कई लोग हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो जगह है वहाँ पे काम कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और न सिर्फ अपने आप को बल्कि घर को, अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक हाजिर होगा। ज़िंदगी नफ़ा की रसूल, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।